ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जारी संघर्ष अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अब तक दोनों पक्ष एक दूसरे के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे थे, लेकिन अब यह जंग एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की दहलीज पर आ चुकी है। बड़ी खबर आपको बताते हैं और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। एक दूसरे के ऑयल और गैस फील्ड्स पर मिसाइलें दागी जा रही हैं, जिसकी शुरुआत इजराइल और अमेरिका की ओर से की गई। सबसे पहले ईरान के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार साउथ पार्स पर बमबारी हुई, जिसके जवाब में ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए और यूएस की गैस फैसिलिटी पर अटैक कर दिया। साथ ही दोहा के गैस फैसिलिटीज पर भी मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए। ईरान का प्रतिशोध यही नहीं रुका, उसने एक बार फिर क्लस्टर स्ट्राइक कर तेल अवीव को दहला कर रख दिया। इस जंग का दूसरा फ्रंट लेबनान में खुला, जहां से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर रॉकेट बरसा रहा है, जबकि इजराइल भी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह करने में जुटा हुआ है। अल दहिया में अटैक कर इजराइल ने हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया, जबकि इजराइल आयरन डोम से अपना बचाव भी कर रहा है। वहीं ईरान ने अब फिलिस्तीन के यूएस बेस पर हमले का दावा भी किया है। तो इन 8 तस्वीरों के जरिए हम आपको जंग के ताजा हालात समझा रहे हैं। वैसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 20वां दिन है देखिए जंग का, और ईरान के साथ युद्ध और भयंकर हो चुकी है। हॉर्मुज से नॉर्थ ईरान तक हमले जारी हैं। पिछले 48 घंटे की बात करें तो जंग के रुख में तेजी से बदलाव आया है। ऑयल फैसिलिटीज पर तबाही वाले हमले तेज हो गए हैं। तो अभी तक तो सैन्य ठिकाने अमेरिकी बेस निशाने पर थे, लेकिन अब गैस और तेल की जो फैसिलिटीज है उन पर हमला किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को यानी गंभीर आर्थिक चोट पहुंचाने के मकसद से अब हमले दोनों ही तरफ से किए जा रहे हैं। 20वां दिन युद्ध अब भयंकर रूप, नया मोड़, खतरनाक मोड़ ले चुका है। तो ईरान ने बगदाद में यूएस बेस पर एक तरफ हमला किया, तो ईरान की सबसे बड़ी गैस फैसिलिटीज पर हमला किया गया। ईरान के कई अड्डे ऐसे तबाह किए गए हैं जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गहरा आघात है। और बड़ी खबर आपको बताती है, यूएस ने साउथ पार्स के सबसे बड़े गैस फील्ड को निशाना बनाया। ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर अमेरिका ने हमला बोला है, और खबर यह है कि ईरान के साउथ पार्स में अमेरिकी हमले के बाद तनाव पसरा हुआ है। कतर, फ्रांस ने हालांकि इस एनर्जी इंफ्रा पर हमले की निंदा की। हमले के बाद ईरान का दावा है कि गैस नेटवर्क पूरी तरह से स्थिर है। साउथ पार्स प्लांट में जो आग लग गई थी उसे बुझा लिया गया। इससे पहले इजराइल और अमेरिका ने ईरान के खर्ग द्वीप पर अटैक किया था और कल उसने साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला बोला। साउथ पार्स को दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड कहा जाता है और इस पर हमले का सीधा असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। हमले में रिफाइनिंग यूनिट का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। हालांकि नेशनल इरानियन गैस कंपनी ने कहा कि हालात काबू में है और साउथ पार्स प्लांट में लगी आग को बुझा लिया गया। फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। तो खाड़ी में विध्वंसक जंग के आज 20 दिन पूरे हो चुके हैं। चलिए आपको बताती हूँ कि पिछले 48 घंटे के दौरान जंग में क्या कुछ हुआ, कहाँ कितनी तबाही मची, किसने प्रतिशोध लिया है। तो दक्षिण पार्स ईरान के सबसे बड़े गैस फील्ड पर जबरदस्त हमला किया गया। अमेरिका और इजराइल ने ताबड़तोड़ बमबारी यहाँ पर की है। इसके अलावा रास लफान की बात करें तो कतर पर ईरान का जवाबी हमला देखने को मिला। दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी हब में इस हमले के बाद आग लग गई और साथ ही तेल अवीव भी निशाने पर एक बार फिर से रहा। खुरमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए ईरान ने हमला किया और ईरान के इस हमले में 2 की मौत हो गई है और भारी नुकसान इजराइल को पहुंचा है। इसके साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो लगातार जंग के मुहाने पर खड़ा है। यूएस का ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकानों पर अटैक जारी है। अमेरिकी फौज ने 5000 पाउंड के बंकर बस्टर बम यहां पर गिराए हैं और ईरान में लगातार हमले जारी हैं। 48 घंटे में तीसरे बड़े नेता की मौत हो गई है। इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब मारे गए हैं। और साथ ही नॉर्थ ईरान की बात करें तो इजरायली फौज का पहली बार उत्तरी ईरान पर अटैक। कैस्पियन सागर पर बंदर अंजलि बंदरगाह पर यह बमबारी की गई। साथ ही सऊदी अरब में भी हमले हुए। पूर्वी प्रांत में 5 ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया गया, इंटरसेप्ट किया गया। तेल ठिकानों पर हमले की कोशिश ईरान की तरफ से की गई थी, जिसे नाकाम किया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान इजराइल जंग से जुड़ी बड़ी जानकारी, बिग ब्रेकिंग सामने आ रही है। साउथ पार्स पर हमले का ईरान ने बदला लिया है। ईरान ने एक ही रात में 9 देशों पर मिसाइलें दागी हैं, जिनमें इजराइल है, कतर है। यूएई में ईरान की मिसाइलों ने तबाही मचाई। इतना ही नहीं, निशाने पर सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन भी रहा। यहाँ भी ईरान ने बमबारी की और साथ ही ओमान, जॉर्डन पर भी इराक पर ईरान का मिसाइल अटैक सामने आया। ओमान, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और इसके अलावा इजराइल, कतर और यूएई में ईरान की मिसाइलों ने रात भर तबाही मचाई है। जानकारी यह है कि ईरान ने एक साथ रात में ही 9 देशों पर हमले को अंजाम दिया गया, जिसमें दुनिया के कई सबसे अमीर देश शामिल हैं। ये कार्रवाई ईरान की तरफ से उस हमले के जवाब में की गई है जब इजराइल ने दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पार्स गैस फील्ड्स पर हमला किया। मध्य इजराइल पर ईरानी मिसाइलों ने तबाही मचाई, जहां ईरान के मिसाइल अटैक में 2 लोगों की मौत हुई है। साथ ही कतर में 14 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी, जो कि एलएनजी का हब माना जाता है, उसको भारी नुकसान पहुंचा, जिसकी पुष्टि कतर एनर्जीज ने की है।
就成了。 तो कल की रात भीषण तबाही की रात साबित हुई। आइए आपको बताते हैं कि गैस फैसिलिटीज पर हमला होने के बाद ईरान ने कैसे प्रतिशोध लिया और कैसे पूरी खाड़ी को हिलाकर रख दिया। ईरान ने एक ही रात में 9 देशों पर बड़ा हमला किया है। खाड़ी से मिडिल ईस्ट तक मिसाइल और ड्रोन की बरसात ईरान ने कर दी। इजराइल के रमनगन में बैलिस्टिक अटैक किया गया, 2 की मौत हो गई है। वहीं कतर के रास लफान LNG हब पर 14 मिसाइलों से एक साथ अटैक बोला गया। UAE पर अटैक हुए, 13 मिसाइल और 27 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। तो सऊदी अरब के रियाद में भी मिसाइलें रोक दी गई हैं डिफेंस सिस्टम की तरफ से। रिफाइनरी खाली करवा लिए गए हैं। कुवैत में बैलिस्टिक मिसाइलें रोकी गई, निशाने पर US का बेस था। वहीं बहरीन के US 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर भी हमला किया गया। तो ओमान में सुसाइडर ड्रोन से अटैक किया गया, जिसमें कुछ मजदूरों की मौत की खबर है। जॉर्डन और इराक में भी अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी जानकारी बिग ब्रेकिंग वॉर जोन से जुड़ी हुई ये भी सामने आ रही है कि कतर पर ईरान ने एक बहुत बड़ा हमला बोला है। कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर ईरान ने हमला किया, जिसकी वजह से भारी तबाही मची है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़ी तबाही मचाई। आपको बता दें कि ईरान ने जिस टर्मिनल को टारगेट किया वो दुनिया का सबसे बड़ा LNG निर्यात टर्मिनल है, जिसका असर सीधा दुनिया भर की LNG की सप्लाई पर पड़ने वाला है। यानी जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ इन मुल्कों के बीच का युद्ध बनकर नहीं रह गया, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए जा रहे हैं वो अब इस स्थिति को और भी भयावह बना देंगे। और आइए आपको बताते हैं कि कैसे युद्ध अपना रुख बदल रहा है, कैसे इसकी दिशा बदलती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, फर्स्ट फेज क्या था? 28 फरवरी को US इजराइल का तेहरान पर हमला हुआ था, अली खामनेई की मौत हुई थी और सैन्य ठिकानों पर स्ट्राइक की गई थी। जो सेकंड फेज था उसमें युद्ध में हिजबुल्लाह और हुतियों की एंट्री हो गई। लेबनान और लाल सागर में नए मोर्चे यहां पर खुलते हुए नजर आए। लेकिन अब जो थर्ड फेज है वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि युद्ध अब तेल फैसिलिटीज, गैस फैसिलिटीज की तबाही की ओर बढ़ गया है। खाड़ी देशों के तेल और गैस ठिकानों पर हमले लगातार दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। वहीं बड़ी खबर यह भी है कि ईरानी हमले के बाद कतर ने एक बड़ा फैसला लिया है। ईरानी डिप्लोमेट्स को कतर छोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही कहा गया कि 24 घंटे के अंदर ईरानी डिप्लोमेट्स कतर को छोड़ दें। तो ये बड़ी खबर, कतर के ऊपर जो हमला ईरान की तरफ से किया गया उसके बाद सख्त एक्शन लिया गया है कतर की तरफ से, और ईरानी डिप्लोमेट्स को जल्द से जल्द कतर खाली करने और यहां से चले जाने के आदेश दे दिए गए हैं। और हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए AVM PK श्रीवास्तव से रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हुए हैं। साथ ही शरद कोहली हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़े हुए हैं। शरद सर, पहले मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि अब ये समझना बहुत जरूरी है कि जो युद्ध चल रहा है अब ये अलग तरह का रुख लेता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ गैस फैसिलिटीज और ऑयल फैसिलिटीज पर ये हमले किए जा रहे हैं। अब ऐसे में क्या अर्थव्यवस्था पर बाकी देशों के इसका असर पड़ने वाला है, जरा समझाएं हमें। सर, आपका माइक म्यूट है, जरा उसे अनम्यूट कर लें। नमस्कार श्वेता, आपको और टाइम्स नाउ भारत के व्यूअर्स को इसका बहुत ही घातक असर पड़ने वाला है। जहां तक इसका आर्थिक असर की अगर बात करें, हम ध्यान दें कि जो कतर के लास रफान पर अटैक हुआ है वो LNG का सबसे बड़ा वो है, और भारत वहां से बहुत सामान मंगाता है। तो भारत में जो PNG CNG इस्तेमाल होती है ट्रांसपोर्टेशन में, फर्टिलाइजर्स में, जहां भी गैस का इस्तेमाल होता है, ना केवल उसकी सप्लाई पे फर्क पड़ेगा पर इसकी कीमतें लगातार बढ़ेंगी, जो कि भारत में किसानी से लेके इंडस्ट्री, पेंट, केमिकल, फर्टिलाइजर, ऑटोमोबाइल, एविएशन सब सेक्टर पे असर करेगा। और आप देख रहे हैं श्वेता कि स्टॉक मार्केट पर इन्वेस्टर्स का पैसा किस कदर से हवाई हो रहा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन उड़ रही है। इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो 500 पॉइंट से ऊपर निफ्टी नीचे है, 1400 पॉइंट से ऊपर सेंसेक्स नीचे है। दुनिया भर की मार्केट्स, अमेरिका में डाउ जोन्स है वो 700 पॉइंट गिरा। तो मुझे लग रहा है क्रूड ऑयल की प्राइसेस $110 पहुंच गई है, भारतीय रुपए पे प्रेशर डाल रही है। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़ाएगी। अगर मैं भारत के संदर्भ में बात करूं, ट्रेड डेफिसिट बढ़ाएगी। हर $1 जब ये कीमत बढ़ती है श्वेता, तो हमारे ऊपर लगभग 15-16 हजार करोड़ का फर्क पड़ता है। बिल्कुल। आप समझिए कि ये जो लगातार बढ़ती हुई कीमत है किस प्रकार इन्फ्लेशन पर असर डालेगी। अमेरिकन फेड ने कल रात को रेट घटाने से मना कर दिया, जिसके कारण सोने चांदी की कीमतें गिर रही हैं, स्टॉक मार्केट गिर रही है, क्रिप्टो करेंसी गिर रही है। मुझे लग रहा है इस युद्ध का आर्थिक परिणाम बहुत दूरगामी और बहुत दूर तक फैला हुआ है। मिलिट्री तौर पे मैं मानता हूं कि खाड़ी देश में इसका असर हो रहा है, पर आर्थिक तौर पर आप देखें तो पूरी दुनिया पर इसका असर हो रहा है। और मैं समझता हूं कि अगर ये और लंबा गया या और ज्यादा फैलता गया
तो ये हमें भारतीय अर्थव्यवस्था को भी इसका खामियाजा किसी न किसी तरीके से भुगतना पड़ेगा। पड़ भी रहा है सर, हम देख रहे हैं कि दिक्कतें शुरू हो भी चुकी हैं। श्रीवास्तव सर, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि भले ट्रंप अब ये कह रहे हो कि कतर पर बेवजह ईरान ने हमला किया, कतर को लेकर के गलतफहमी ईरान को हुई, लेकिन ऐसा लगता है कि जो आग अमेरिका की तरफ से लगाई गई उसकी चिंगारी अब बाकी देशों को भी झुलसाने लगी है और ट्रंप इससे इनकार नहीं कर सकते। ट्रंप देखिए, ट्रंप ने, अगर आपने उनका पोस्ट देखा होगा तो ट्रंप ने कहा ये हमला हमसे पूछ के नहीं किया गया, उन्होंने अपने आप को ऑलरेडी इसे अलग थलग कर लिया है। ये हमला इजराइल ने किया है और उनका ये कहना था कि ये हमला जो है वो चीज़ों को एस्केलेट करेगा, इसलिए ये हमला नहीं होना चाहिए था। ऑफ रैंपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप और वो चाहते हैं कि कोई हम विक्ट्री डिक्लेयर कर दें, कोई हमें ऐसा मिल जाए कि मिलिट्री विक्ट्री हमने पा ली है और अब जो हम कर रहे हैं वो एक तरीके से ईरान के ऊपर हम एहसान कर रहे हैं या डिप्लोमेटिक कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जैसा कि अभी अर्थशास्त्री ने बताया जो पैनल पर हैं, इसका वैश्विक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। इस तरह गैस के हमले जो हुए हैं वो दोनों क्षेत्र जो हैं जहां रस लफान जो है और इनका जो साउथ पार्स है, ये एक ही एरिया है जिसमें कि एक पोर्शन जो है ईरान के पास है और दूसरा उनके पास है। और अभी जो आग लगी है रस लफान में, जहाँ तक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि वो आग बुझाने के बाद भी फैसिलिटी को दोबारा प्रोड्यूस करने के लिए अपने PNG LNG को कम से कम 1 महीने से 3 महीना लगेगा। और ये अपने आप में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल भी गया तो एक वैश्विक जिसे कहते हैं आर्थिक संकट बना रहेगा। तो ये समझने की बात है। और प्रिया, ये जो बयान आ रहे हैं कि हम और बढ़ाएंगे, और देखिए जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर हो रहा है मिलिट्री पर्सपेक्टिव से, ईरान के पास और कोई चारा नहीं है। ईरान सर्वाइव करेगा, उसकी लीडरशिप को ख़त्म कर दिया गया है और स्लोली ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन एक उसका उल्टा परिणाम हो रहा है। जो लीडरशिप थी उसमें चाहे अली लारिजानी थे या जो और लीडरशिप के टॉप लीडर्स थे, वो अपने आप में एक तरीके से मॉडरेट थे। जो अब लीडरशिप आ रही है, जो इमर्ज करेगी नीचे लेवल से, वो इवन मोर हार्डलाइनर्स हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसे में ये युद्ध और भयंकर होता हुआ नजर आ रहा है। सर मैं लौटती हूँ आपके पास। जी सर, मैं लौटती हूँ। एक बड़ी खबर सामने आ गई है। दरअसल खाड़ी में महायुद्ध से भारी तबाही मची है। ईरान और खाड़ी देशों में युद्ध से नुकसान पहुंचा, इजरायल और US बेस को भी नुकसान पहुंचा। युद्ध के चलते अब तक देखिए हजारों लोग अपनी जान तो गंवा ही चुके हैं और अब जो ये पूरा युद्ध है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस युद्ध में जानना यह भी जरूरी है कि किसको कितना इस महायुद्ध में नुकसान पहुंच रहा है। तो चलिए बताते हैं। ईरान की बात करें सबसे ज्यादा तो नुकसान यहीं पहुंचा है क्योंकि 6000 से ज्यादा सैन्य कर्मी यहां पर मारे गए हैं इजरायल और US के हमलों में। 100 से ज्यादा नौसैनिक जहाज तबाह हो चुके हैं ईरान के। इसके अलावा अगर इजरायल की हम बात करें तो 20 नागरिकों की मौत हुई है, 2 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। ताबड़तोड़ हमले से आयरन डोम पर भी भारी दबाव यहां पर पड़ा है। अब बात अमेरिका की करते हैं तो अमेरिका ने 13 सैनिक अपने गंवाए हैं। 13 सैनिकों की मौत हो गई है। 17 से ज्यादा जो उनके ठिकाने रहे हैं, अलग अलग देशों में जो बेस रहे हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा है। लेबनान की बात करें 900 से ज्यादा मौत यहां पर हुई है। साथ ही दक्षिण बेरूत में भी भीषण तबाही लगातार देखी जा रही है। तो ये वो नुकसान है जो अभी तक हो चुके हैं और युद्ध अगर इसी तरीके से लंबा खिंचा तो नुकसान और ज्यादा बढ़ता जाएगा। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से कतर के गैस टर्मिनल पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ट्रंप ने दो टूक कहा कि अगर कतर पर ईरान ने दोबारा हमला किया तो उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर ईरान ने फिर से ऐसा किया तो उसका साउथ पार्स गैस फील्ड को बम छोड़ा देंगे। ट्रंप ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट से दिया है। ट्रंप ने लिखा कि मिडिल ईस्ट में जो कुछ हुआ उससे नाराज होकर इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड नाम की एक जगह पर बड़े जोरदार हमला किया। हालांकि इस पूरी जगह के एक छोटे से हिस्से पर ही हमला किया गया। अमेरिका को इस खास हमले के बारे में कुछ भी पता नहीं था और कतर देश का इसमें किसी भी तरह का कोई हाथ नहीं था, न ही उसे कोई अंदाजा था कि ऐसा होने वाला है। वहीं ईरान को इस बात की या साउथ पार्स हमले से जुड़ी कोई भी जरूरी जानकारी नहीं थी और उसने बेवजह और गलत तरीके से कतर की LNG गैस फैसिलिटी के हिस्से पर हमला किया। इस बहुत ही जरूरी और कीमती साउथ पार्स फील्ड को लेकर इजराइल अब और कोई हमला नहीं करेगा जब तक कि ईरान नासमझी में किसी बेकसूर पर हमला करने का फैसला ना कर ले। और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका इजराइल की मदद या मंजूरी के साथ या उसके बिना भी साउथ पार्स गैस फील्ड को पूरी तरह से तबाह कर देगा, वो भी इतनी जबरदस्त ताकत और शक्ति से जितनी ईरान ने पहले कभी देखी या महसूस नहीं की होगी। मैं इतनी ज्यादा हिंसा और तबाही की इजाजत नहीं देना चाहता क्योंकि उसका ईरान के भविष्य पर लंबे समय तक असर पड़ेगा, लेकिन कतर की LNG फैसिलिटी पर फिर से हमला हुआ तो मैं ऐसा करने में जरा भी हिचकिचाऊंगा नहीं।
इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका शुक्रिया। और ये पूरा का पूरा पोस्ट मैंने आपको बताया जो कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। शरद कोहली सर, एक बार फिर से मैं आपकी तरफ आते हुए ये समझना चाहूंगी कि गैस फैसिलिटीज पर हमला, जब भी दो देशों के बीच में इस तरह के युद्ध होते हैं तो सैन्य ठिकाने सबसे ज्यादा निशाने पर रहते हैं, लेकिन जब युद्ध बढ़कर इंफ्रास्ट्रक्चर पर आ जाए तो आर्थिक तौर पर एक दूसरे की कमर तोड़ने की कवायद शुरू हो जाती है और कोशिश ये हो जाती है कि कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। बिल्कुल श्वेता, देखिए जैसे कि अभी ये जो मेरे सह पैनलिस्ट ने बता रहे थे कि अब ये हो रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अभी तक हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे थे कि उसके बंद होने की वजह से जो आर्थिक नुकसान हो रहा है और एनर्जी सप्लाई रुकी हुई है, कीमतें बढ़ रही हैं। ये सच है कि अब तो आर्थिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर खुल भी जाता है आज, तो ये कितने दिन लगेंगे सिचुएशन को, क्योंकि जो एनर्जी फैसिलिटीज डैमेज हो चुकी है, जिनका नुकसान हो चुका है, उनको आप रातों रात ठीक नहीं कर सकते हैं। उनको ठीक करने के लिए आपको हफ्तों महीनों लग जाएंगे। तो मुझे लग रहा है ये जो इंतकाम की आग में युद्ध भड़क रहा है कि एक तरफ से हमला होता है, बदला लेने के लिए दूसरी तरफ से होता है, फिर अभी जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने बदला दी, ये युद्ध को और ज्यादा घातक बना रहा है। और मुझे श्वेता, हालांकि मैं ये कहते हुए अपने आप को रोकना चाहता था पर रोक नहीं पा रहा हूं, मुझे ये एक वैश्विक मंदी की तरफ जाता दिख रहा है। ना केवल युद्ध में ये खाड़ी का इलाका झुकेगा, बल्कि आपको यहाँ से एक वैश्विक मंदी की आहट सुनाई देने लगेगी। क्योंकि जैसे ये भी समझा दीजिए कि इसमें भारत की स्ट्रैटेजी फिर क्या होनी चाहिए। देखिए, भारत को जो खाड़ी के अलावा जो वैकल्पिक एनर्जी के सोर्सेस हैं, जहां से स्रोत हैं, जहां से एनर्जी आती है, उसमें रशिया हो गया, वेनेजुएला हो गया, अफ्रीका हो गया, 3-4 जगह है जहां से हम अपने एनर्जी की भरपाई कर सकते हैं। पर अभी प्रश्न ये है श्वेता कि वहां से हमें और महंगा पड़ेगा, और वहां के जो क्रूड की खासकर क्वालिटी है वो स्वीट क्रूड नहीं है, वो उसको हम WTI कैटेगरी क्रूड कहते हैं, जिसका रिफाइनिंग, और मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहूंगा कि क्रूड की कीमत $110 भले ही आपको दिखाई दे रही है इस टाइम, पर भारत में जब ये लैंड करता है, शायद बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं और टाइम्स नाउ नव भारत के व्यूअर्स के जानना जरूरी है कि हमें इस समय वो $140-45 का पड़ता है, क्योंकि उसमें शिपिंग कॉस्ट जुड़ती है, उसमें इंश्योरेंस कॉस्ट जुड़ती है, उसमें रिफाइनिंग कॉस्ट जुड़ती है, और प्लस उसकी आउटपुट कम होती है, जिसको हम सावर क्रूड कहते हैं। तो मुझे लग रहा है भारत को वैकल्पिक सोर्सेज पर तुरंत काम करना पड़ेगा। जो हमारा ग्रीन एनर्जी का पूरी की पूरी मुहिम है, उस पर हमें एक्सेलरेटर दबाना पड़ेगा, क्योंकि हम भले ही उसको 2030 में 2032 में अचीव करने का टारगेट रखा हुआ था, पर अब जो परिस्थिति बन रही है, ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, सोलर एनर्जी हो गई, बायो एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, इन पर हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो हमने 5 साल का टारगेट रखा हुआ था, मैं जरूरी बात कहने जा रहा हूं श्वेता, उसको हमें 1.5 साल में अचीव करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये युद्ध जल्दी समाप्त होता नहीं नजर आ रहा है। और मुझे तो ये भी आशा है, जिस तरह के हालात हम दुनिया के अलग अलग देशों में देख रहे हैं, बहुत जरूरी है कि भारत जिस आत्मनिर्भर भारत की बात करता है, हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री खुद इस बात की पुरजोर वकालत करते हैं, वो अचीवमेंट अब बहुत जल्दी होनी चाहिए, ताकि हमें इस तरह से मुश्किल हालात में किसी और की तरफ देखना ना पड़े। शरद सर, बिल्कुल आत्मनिर्भर, आप देखिए अभी 2 दिन पहले चाइना से हमारे आंकड़े आए निकल के, हालांकि उसमें एनर्जी का इतना बड़ा रोल नहीं था, पर कहीं ना कहीं वो जुड़ता है। $100 बिलियन से भी ज्यादा श्वेता हमारा ट्रेड डेफिसिट निकल के आया है, यानी कि हमने उनसे $100 बिलियन का ज्यादा इंपोर्ट किया है, जबकि भारत उसको बहुत कम एक्सपोर्ट करता है। एनर्जी क्रूड पर 87% हमारी निर्भरता है इंपोर्ट के ऊपर। तो मुझे लग रहा है ये निर्भरता हमारे लिए मुसीबत बन के आ रही है, और जो 2020 में प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भरता का नारा दिया था, आज वो नारा मुझे लगता है हर व्यक्ति की जुबान पर होगा। जब जब वो गैस खरीदने जाएगा, जब जब वो पेट्रोल डीजल भरवाने जाएगा, इसमें एयर फेयर्स बढ़ने वाले हैं, शिपिंग फेयर्स बढ़ रहे हैं। ये इतना ही नहीं श्वेता, 2 मोर्चों पे और बात करना चाहूंगा मैं। हमारी जो खाड़ी के देशों से बहुत बड़ी मात्रा में रेमिटेंस आती थी भारत में, $130 बिलियन की, जिसको हम पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर इकोनॉमी कहते हैं, बहुत बड़े मात्रा, उनकी तो अब नौकरियां खतरे में बन गई हैं। वो लोग तो घर बैठे हैं या भारत आ चुके, कहां से वो पैसे भेजेंगे जिनके सहारे बहुत सारे परिवार भारत में पलते हैं। यही नहीं श्वेता, एक और बात, हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता है, करीब $850 बिलियन का हम साल में एक्सपोर्ट करते हैं। कितने ही कंटेनर इस समय बंदरगाहों पर भारत में 200 से जगह फंसे पड़े हैं, जहां पर सब्जी, फल और किसानी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो रुके पड़े हैं, उनको फेंकने की नौबत आ रही है। तो मुझे लग रहा है इसका आयात निर्यात, भारतीय इन्फ्लेशन, भारतीय ट्रेड डेफिसिट और जल्दी ही आपके हाउस होल्ड बजट को भी ये युद्ध बिगाड़ सकता है। बड़ी बात आप कह रहे हैं, बड़ी बात आप कह रहे हैं, जिसको समझना और वक्त रहते इसके लिए नई तरीके से सोचना और रास्ते निकालना बहुत जरूरी है। अलग अलग सोर्सेज को एक्सप्लोर करना और उसके जरिए स्थिति को थोड़ा सा कंट्रोल करना जरूरी है। और ये बड़ी खबर लगातार वहां से सामने आ रही है जो बहुत चिंता बढ़ाने वाली है। एक बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि ईरान के साथ ही इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप ने एक वीडियो जारी कर अब सनसनी मचा दी है। सराया अलविया अल दम नाम के संगठन ने यह वीडियो जारी किया, जिसमें अमेरिकी बेस को टारगेट किया जा रहा है। दरअसल इस जंग
अब तक अमेरिका जीत नहीं पाया है, जिसकी बड़ी वजह मानी जा रही है प्रॉक्सी वॉर। ईरान के साथ ही चाहे वो हिजबुल्लाह हो या मिलिशिया, वो इजराइल और अमेरिकी बेस को टारगेट कर रहे हैं और इसी वजह से अमेरिका इजराइल का ध्यान भटक रहा है। वो ईरान को पूरी तरह से टारगेट नहीं कर पा रहे हैं और यही वजह है कि इतना वक्त लग रहा है। तो एक बार इस पे ज्यादा जानकारी हम ले लेते हैं। हमारे जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, श्रीवास्तव सर, जरा बताइए प्रॉक्सी वॉर किस तरीके से इस तरह के युद्ध को प्रभावित करता है और अगर अभी की स्थिति हम यहाँ पर देखें, इस युद्ध की बात करें, तो कैसे ये मुश्किल में अमेरिका और इजराइल को डाल रहा है? देखिए, ईरान की ताकत पहले से भी प्रॉक्सी जो उनकी मिलिशिया है उसके थ्रू थी, चाहे वो हमस हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हुती हो या इराकी मिलिशिया हो। ये उनकी ताकत का हिस्सा था। और आपको शायद दर्शकों को जान के ये ताज्जुब होगा कि जो एनुअल बजट था हिजबुल्लाह का, वो $1 बिलियन का था, जो बहुत सारे सैकड़ों देशों का नहीं है। तो उनके पास साजो सामान खरीदने के लिए बहुत सामान था जो ईरान से आता था। तो ईरान की एक व्यवस्था थी जिसको मोज़ैक डिफेंस सिस्टम बोलते हैं, जिसमें कि उनके जो 31 प्रोविंसेस हैं उसमें भी डिसेंट्रलाइज तरीके से उनका अपना कम्युनिकेशन नेटवर्क है, उनका सप्लाई नेटवर्क है, उनके अपने वेपन्स हैं और उनके पास अपने प्री असाइन टारगेट्स भी हैं। तो ये सब मिला करके इस पूरे, अगर आपने लीडरशिप खत्म भी कर दी, जिसकी आशंका उनको हमेशा रहती थी, फिर भी आप उनकी शक्ति को खत्म नहीं कर पाएंगे। ये बात जनरल केन ने भी ट्रम्प को बताई थी युद्ध शुरू करने से पहले। वो इसके पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था ये युद्ध हम शुरू कर लेंगे लेकिन इससे निकलना बहुत मुश्किल होगा। वही चीज अब प्रेसिडेंट ट्रम्प महसूस कर रहे हैं और रियलाइज कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो कोटरी है, वो अगर वो कांग्रेस के पास जाते, इसकी परमिशन लेते, इसके ऊपर एक चर्चा होती, एक इसके ऊपर विवाद होता, तो अपने आप कुछ चीजें उभर के बाहर आती कि इसके और क्या विकल्प हैं, किस तरीके से हम जा रहे हैं। जैसे शरद जी ने बताया कि इसकी जो आर्थिक संकट आएगा विश्व के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं रिसेशन के फॉर्म में, वो इतना जबरदस्त होगा कि उसको सहना विश्व के लिए अपने आप में सब कुछ अमेरिका की बिना सोचे समझे स्टेप की वजह से हो रहा है। इसलिए देखिए कई करीबी भी ट्रम्प के जो है मिसकैलकुलेशन जो हम लोग बोलते हैं मिलिट्री टर्म्स में, वो है बिल्कुल। और इसलिए कई करीबी भी उनका साथ छोड़कर जा चुके हैं। इस बीच देखिए ईरान अब खाड़ी के तेल गैस फैसिलिटीज को निशाना बना रहा है। साथ ही उसने हॉर्मूज में तेल की आवाजाही को भी ठप कर रखा है। वहां से गुजरने वाले जहाजों पर भी हमले किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं ईरान ने अब तक वहां से गुजर रहे कितने जहाजों पर हमले किए हैं। तो हॉर्मूज में जो घमासान मचा हुआ है, 20 जहाजों पर अभी तक हमला हो चुका है अलग अलग देशों के। कौन कौन से वो देश हैं आपको बता देंगे। तो जिन जिन देशों पर हमले हुए हैं उनके जहाजों पर, वो लाइबेरिया की बात करें तो लाइबेरिया के 4 जहाजों पर हमला किया गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। मार्शल आइलैंड्स में 3 जहाजों पर हमले हुए, माल्टा के 3 जहाज पर हमले किए गए, यूएई का भी 2 जहाज था जिस पे हमला किया गया है, साथ ही भारत का 1 और साथ ही जापान का भी 1 जहाज ऐसा था जिस पर हमला हुआ है। अमेरिका के 1, सिंगापुर के 1 और साथ ही 7 ग्रीस के भी 1 जहाज पर हमला बोला गया ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। ब्रिटेन के भी 1, चीन के 1, दक्षिण कोरिया के 1 और इन तमाम देशों के जो जहाज हैं, हमने आपको देशों के नाम और साथ ही जहाजों की संख्या भी बताई जिस पर हमला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में किया गया है। यानी कि सोचिए कितना बड़ा नुकसान। जो जंग है वो तो सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच है, लेकिन इसका व्यापक असर न सिर्फ मिडिल ईस्ट की देशों बल्कि आप यूं कहें कि अलग अलग देशों पर इसी तरीके से पड़ा है, क्योंकि सबके लिए एक आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। शरद कोहली सर के पास एक बार फिर से चलते हैं। शरद कोहली सर, अभी तक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जिस तरह के हमले हुए, जिस तरह का नुकसान हो रहा है, वहां पर रास्ता बंद होने से तो वो हम बता ही रहे हैं, लेकिन अगर गैस फैसिलिटीज पर, तेल रिफाइनरीज पर हमले होते रहे इसी तरह से मिडिल ईस्ट पर, क्योंकि एक विश्व का बड़ा हिस्सा जो है मिडिल ईस्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है इन चीजों को लेकर के, तो इसका बहुत व्यापक असर, बहुत दूरगामी असर देखने को मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। दुनिया का 20% एनर्जी फ्लो इसी रास्ते से होता है, भारत का तो लगभग आधा इसी रास्ते से होता है। और सबसे ज्यादा दो चिंता है इसमें श्वेता। पहली चिंता है कि आपका जो कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, मुझे लगता है बढ़ती कीमतें, क्योंकि एक लिमिट के बाद, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर पेट्रोल डीजल की बात करूं और भारत की बात करूं, तो एक लिमिट के बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो हमारी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और कुछ निजी कंपनियां, उनको ये ग्राहकों को पास ऑन करना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं अगर डीजल की कीमत बढ़ती है, पेट्रोल डीजल की, खासकर डीजल की, तो वो सामान की आवाजाही के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अगर वो यहाँ से कीमत बढ़ेगी तो सारे सामान की कीमत बढ़ने लग जाएगी। तो मुझे पहली दिक्कत है प्राइस की। दूसरी दिक्कत श्वेता बड़ी है कि अगर सप्लाई आनी ही बंद हो गई तो कीमत तो एक तरफ हो जाएगी। पहले तो ये आपने देखा कि एलपीजी को लेके, हालांकि चाहे उसमें अफवाहों का बाजार था, जमाखोरी थी, काला बाजारी थी, पर कुछ ना कुछ सप्लाई में अगर डिसरप्शन होती है तो इस सामान का मिलना भी कठिन हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है, मैं तो ये सलाह देना चाहूंगा टाइम्स नाउ नवभारत के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको, कि अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखिए, थोड़ा सा फजूल खर्च भी कम करें, क्योंकि मुझे यहाँ से एक अर्थशास्त्री होने के नाते वैश्विक मंदी की आहट सुनाई दे रही है।
आप अपने बड़े खर्चों को अभी रोक दीजिए, अपने सेविंग्स को, कैश को बचाकर रखिए और खासकर एनर्जी सोर्सेस को फिजूल खर्च मत कीजिए। अगर आपका गैस सिलेंडर 1 महीना चलता है, उसको कोशिश करिए 1.5 महीना 2 महीना चलाइए, कुछ इलेक्ट्रिक इंडक्शन का प्रयोग करिए और किसी चीज का प्रयोग करिए। तो मुझे लोगों को भी सतर्क हो जाना चाहिए और मुझे लगता है श्वेता कि युद्ध में हर नागरिक सैनिक बन जाता है किसी ना किसी प्रकार से। तो वो समय आ गया है, क्योंकि ये युद्ध जिस तरीके से भड़क रहा है इंतकाम की आग में, इसका मुझे कोई अभी अंत दिखाई नहीं दे रहा। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, आर्थिक संकट विश्व पर, भारत पर, खाड़ी एरिया में बढ़ता जाएगा। और अभी तो श्वेता मुझे ज्यादा बड़ी चिंता यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में भारतीय खाड़ी में काम करते हैं जो सब भारत की तरफ रुख करेंगे। आप सोचिए कि टोटल करीब करीब 3 करोड़, 2 से 3 करोड़ लोग विदेश में काम करते हैं, खाड़ी में ही लगभग 1 करोड़ आदमी काम करता है। ये लोग अगर वापसी भारत की तरफ रुख करेंगे तो यहाँ की इकोनॉमी पर, क्योंकि यहाँ के रोजगार भी ढूंढेंगे, इनको कामकाज ढूंढना पड़ेगा, इनके परिवार यहाँ पर, उनका क्या हालत होगी। तो मुझे लग रहा है कह रहे हैं आप सब, एक बहुत लंबी लड़ाई मुझे लगता है कि अब उसके लिए तैयार देश के हर नागरिक को रहना पड़ेगा और अपने अपने हिसाब से हर किसी को इसमें अपना योगदान भी देना पड़ेगा। जैसा कि सर बता रहे हैं, एक बड़ी खबर यह भी है कि मिडिल ईस्ट में छिड़ी हवाई जंग के बीच ईरान ने एक वीडियो जारी कर तहलका मचा दिया है। ईरान ने दावा किया कि वो जमीनी जंग के लिए भी तैयार है और उसका एक वीडियो भी जारी किया गया। बता दें कि अब तक ये युद्ध हवाई हमलों के जरिए लड़ा गया। ऐसे में अमेरिका या उसके साथ ही ईरान पर जमीनी हमला करते हैं तो इसके लिए भी IRGC ताल ठोक रखा है, जिसका सबूत आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। तो IRGC ने थल सेना का वीडियो जारी किया है कि ईरान किस तरीके से तैयार है। अगर बूट्स ऑन ग्राउंड आते हैं तो क्या इसमें ईरान भारी पड़ेगा? ये वीडियो जारी करने का मकसद यही है कि अमेरिका और इजराइल को ये संदेश दिया जा सके। और इस बीच ईरान के पड़ोसी देशों पर हमले के बाद अरब कंट्रीज एक्शन में आती हुई नजर आ रही हैं। सऊदी के रियाद में अरब देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में ईरानी हमलों को लेकर के चर्चा की गई है। तो ये हम आपको तस्वीरें उस वक्त ही दिखा रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि जहां जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे थे, बेस थे, वहां ईरान ने हमले किए हैं। और ऐसे में इस बड़ी बैठक के जरिए अरब देशों के विदेश मंत्री आपस में मिले और उन्होंने ताजा हालात पर चर्चा की और आगे क्या रणनीति इन देशों की होनी चाहिए उस पर बातचीत हुई है। तो दरअसल मिडिल ईस्ट में भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है और इस पर अरब देशों ने बैठक की है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, सऊदी अरब के रियाद में अरब देशों की मीटिंग हुई है। इस्लामिक देशों के विदेश मंत्री इस बैठक में शामिल हुए। ईरान पड़ोसी देशों के गैस भंडारण को निशाना बना रहा है और इसे एक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है क्योंकि तेल और गैस भंडारण को टारगेट करने से इसके दाम बढ़ेंगे और ऐसे में ईरान अमेरिका को पीछे हटने के लिए मजबूर कर पाएगा क्योंकि अमेरिका पर चौतरफा दबाव बनेगा। वहीं हॉर्मूज पर ईरानी कब्जे के बाद तेल की कीमतें पहले ही बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं और ऐसे में ये नई स्ट्रैटेजी बना करके ईरान इस जंग को आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। वैसे मिडिल ईस्ट की जंग पर दुनिया पर क्या असर पड़ेगा वो भी समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल अब ये बड़ी खबर है कि मिडिल ईस्ट में भयंकर युद्ध के बाद अरब देशों की बैठक हुई है और इन देशों के जो विदेश मंत्री हैं वो आपस में मिले, बैठे और उन्होंने आगे की रणनीति पर चर्चा की है। तो इस जंग का व्यापक असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, उसे भी समझ लेते हैं कि और क्या असर हो सकता है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि तेल और ऊर्जा की कीमतों में भारी उछाल देखा जा सकता है। शिपिंग और वैश्विक व्यापार पर बाधा आएगी। हॉर्मूज में 150 से ज्यादा जहाज अटके हुए हैं, कई टैंकर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और यात्रा में वक्त बहुत ज्यादा लग रहा है, जिसका मतलब है कि जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा वक्त ले रहा है। यात्रा में 10 से 15 दिन ज्यादा लग रहे हैं। जहाजों की ईंधन की लागत 20% बढ़ गई है क्योंकि रुक रहे हैं जहाज और धीरे धीरे आगे मूव कर पा रहे हैं। महंगाई, स्टॉक मार्केट और आर्थिक मंदी का खतरा मंडराने लगा है। वैश्विक महंगाई दर 0.5 से 2% बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है, जिसको आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किल घड़ी इस वक्त पूरे दुनिया के सामने है। वैश्विक महंगाई दर का बढ़ना 0.5 से 2% तक बढ़ने का जो अनुमान है वो वाकई बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला है। उसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हमारे साथ अर्थशास्त्री भी जुड़े हुए हैं। सर, वैश्विक महंगाई दर का जो बढ़ने का अनुमान है वो वाकई बहुत ही परेशान करने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं पीके श्रीवास्तव सर आपसे एक बात ये समझना चाहूंगी, क्योंकि ईरान अब ऐसा लग रहा है कि एक नई रणनीति के तहत काम कर रहा है। ईरान को ये समझ में आ गया कि सैन्य शक्ति के मामले में हम इजराइल और अमेरिका के आगे ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाएंगे। यही वजह है कि अलग अलग देशों पर लगातार हमले, गैस और तेल पर हमला करना, रिफाइनरीज और गैस फील्ड्स पर हमला करना, एक नई तरह की रणनीति के तहत ईरान मुझे लग रहा है आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। श्वेता, आपने शुरू में ओपनिंग में इस सेशन के आपने बताया था फेज 1, फेज 2 और फेज 3, तो बिल्कुल आपने सही बताया था, आपका आकलन बिल्कुल सही था। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ईरान शुरू से ही एसिमेट्रिक वॉरफेयर लड़ रहा है। उसको पता है जो महाशक्तियां उसके सामने हैं उनसे वो मुकाबला नहीं कर सकता है,
इसलिए ईरान की एयरफोर्स या ईरान की नेवी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आई। उन्होंने अपने मिसाइल्स का और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, जो उनके अंडरग्राउंड, जिसे हम पाताल लोक भी कह सकते हैं, वहां पर जो मिसाइल सिटीज हैं और जो ड्रोन्स का प्रोडक्शन फैसिलिटी है, जो लॉन्चर्स हैं, उनका इस्तेमाल करके वो अटैक करते रहे। और वो अभी उसको लेके एक तरीके से सक्षम भी हैं, सशक्त भी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूएस इंटेलिजेंस का भी आकलन यही है कि ये इनके पास क्षमता है, ये अभी भी अटैक कर रहे हैं। ये उसका एक परिचय दे रहे हैं कि और अगर सर, आप इसका सबसे बड़ा असर ये होगा कि अमेरिका के ऊपर पूरी दुनिया पर से दबाव पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया नुकसान झेल रही है भाई। तो ऐसे में अमेरिका पर दबाव बनेगा कि वो वापस लौटे। मैं आती हूँ आपके पास, बड़ी खबर ये भी है कि ईरान अब पूरी प्लानिंग के तहत अपने दुश्मनों को टारगेट कर रहा है। एक तरफ वो अमेरिका का साथ देने वाले देशों को निशाना बना रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल से भी लोहा ले रहा है। ईरान ने इजराइल के तेल अवीव शहर को निशाना बनाया। ईरानी मिसाइलों ने एक बार फिर से तेल अवीव में आग उगली है और उसके बाद तस्वीरें सामने आई हैं। जरा ये देखिए कैसे हमलों के बाद आग के लपटे, काले धुएं का गुबार एक बार फिर से देखने को मिला है। और इस बीच खबर यह भी है कि ईरान ने मिसाइलों की 63वीं बरसात शुरू की है और ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत अमेरिकी बेस पर एक बार फिर हमले किए गए हैं। और ये जरा देखिए IRGC का 63वीं वेब से ये अटैक, और अटैक के वीडियोस भी IRGC की तरफ से लगातार जारी किए जा रहे हैं ताकि वो बता सके कि कितना नुकसान ईरान की तरफ से पहुंचाया जा रहा है। और अमेरिकी आकलन में जो गलतियां हुई है, जो मिसकैलकुलेशन अमेरिका की तरफ से हुआ है कि ईरान इस तरीके से पलटवार कर सकता है। एक नई रणनीति के साथ अब फेज 3 को आगे बढ़ाता हुआ ईरान नजर आ रहा है। 63वीं बौछार की जो तस्वीरें हैं वो वाकई चौंकाने वाली है। खबर एक और इस बीच में सामने आ रही है, अमेरिका में एक संदिग्ध ड्रोन से हड़कंप मचा हुआ है। वॉशिंगटन आर्मी बेस के ऊपर संदिग्ध ड्रोन दिखाई दिए, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका के दुश्मन अमेरिका के अंदर घुस चुके हैं। बताया जा रहा है कि इसी बेस में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ रहते हैं। ऐसे में वॉशिंगटन के आर्मी बेस पर संदिग्ध ड्रोन का दिखना खतरे की घंटी माना जा रहा है। और इसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझाने के लिए पीके श्रीवास्तव सर हमारे साथ, AVM श्रीवास्तव सर जुड़े हुए हैं। सर, अमेरिका में इस तरह से संदिग्ध ड्रोन का देखा जाना क्या इशारा करता है? ये इशारा करता है कि लोकल असेट्स वहां पर ईरान के हैं, क्योंकि ये ड्रोन ईरान से नहीं आया है, ये ड्रोन अमेरिका के अंदर से ही आया है। और अगर ऐसा है तो इससे भय का वातावरण वहां होता है। एक तरीके का जो 9/11 का इंसिडेंट हुआ था, उससे वहां की जनता कोरिलेट करके देखेगी। वहां की जनता, जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं, वो कन्विंस नहीं है कि जो वार हमारी नहीं थी, जिसे हमें नहीं लड़ना था, वो हमने इजराइल के इंस्पिरेशन पर, इजराइल के पुश करने पर क्यों किया। क्या इजरायली लॉबी ने इतना डोमिनेट कर गई ट्रंप के ऊपर कि ट्रंप से इसमें शामिल होने को कर दिया। तो इसलिए वहां समर्थन भी नहीं है इस लड़ाई को लेकर के, और जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उससे और भी नुकसान हो रहा है। तो जहां तक सवाल है प्रेसिडेंट ट्रंप का, उनको पॉलिटिकली इसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये बात जाहिर है। और इस ड्रोन के वहां होने का मतलब यह है कि ड्रोन को वो लोग लॉन्च कर सकते हैं, ड्रोन वहां जा सकता है, कुछ नहीं तो कम से कम एक आतंक तो फैलाएगा ही। एक तरह की इसे कहते हैं ना कि आप अनसर्टेनिटी क्रिएट करेगा, और अनसर्टेनिटी इस टाइम में बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होती है डिसीजंस लेने के लिए। और ट्रंप जो ऑफ रैम्प करना चाहते हैं डर दिखा करके, अब उनको ये भी पता चल रहा है कि सिर्फ डराने से शायद ऑफ रैम्प करना या इस युद्ध को समाप्त करना आसान नहीं होगा। ट्रंप ने पहले कहा था हम 2-4 दिन में इसको खत्म कर देंगे, फिर कहा 2-4 हफ्ते में खत्म कर देंगे। अब लगता नहीं कि ये 2-4 हफ्ते में खत्म होगा, जब तक कि, लेकिन एक बात आपसे मैं साझा करना चाहूंगा श्वेता, कि ये देश है जिसकी सबसे बातचीत जारी है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो गल्फ GCC कंट्रीज हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो फ्रांस हो, यूरोप के सारे देश हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, वो है भारत। तो अगर कोई समझौता या डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लिया जाता है तो शायद उसका रास्ता गुजरता है भारत की ओर से। और इसलिए पूरी दुनिया भी भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से इस मुश्किल हालात में देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे तमाम बातचीत के लिए।